हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एज आई प्रॉमिस्ड मैं लेकर के आई हूँ आरएएस के पेपर्स के सॉल्यूशंस। आरएएस मतलब 2018 में पूछे गए सवालों के जवाब। इन जवाबों से आपको सिर्फ ये सीखना है कि उत्तर लिखने की कला क्या होती है। ये सवाल दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, एटलीस्ट 2021 में तो पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। स्टिल हम सिर्फ उत्तर डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेजेंट कैसे किया जाए, कंटेंट को अप्रोच, किसी भी क्वेश्चन को जो हमें आ नहीं रहा उसको अप्रोच कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन पेपर 1 का पार्ट 2 यानी यूनिट 2 है। ये यूनिट 2 होती है इकोनॉमी की। तो हम इकोनॉमी की यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल था 2017-18 में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाले 4 देशों के नाम घटते हुए क्रम में लिखिए। ये सवाल कहाँ से आया? एक तो आपने देखा होगा कि एग्जिम पॉलिसी जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो जब एग्जिम पॉलिसी आएगी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आएगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा हमें पता होना चाहिए। और इसका कंटेंट हम रेफर कहाँ से करें? तो हमें भारत की जो आर्थिक समीक्षा होती है वहाँ उससे रेफर करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, लेकिन ये समय की टेस्ट सीरीज में था तो मुझे याद था, इसलिए इसमें यूएसए वॉज टॉप। फिर यूएई, यहाँ मैंने यूएसए लिखा तो उसका फुल नेम यहाँ लिख दिया, यूएई, चाइना एंड हांगकांग। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में यंग इंटर्न कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यंग इंटर्न कार्यक्रम कहाँ दिया हुआ था भाई? ये दिया हुआ था आर्थिक समीक्षा में। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से ये सवाल आया है, इकोनॉमिक सर्वे से ये सवाल आया, इकोनॉमिक रिव्यू से ये सवाल आया है, उससे बाहर नहीं है। और उसमें 2 ही लाइनें लिखी हुई हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी थी, यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद रह जाए तो। ये क्या करता है यंग इंटर्न कार्यक्रम में? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यंग माइंड्स को सीखने के लिए, इनोवेट करने के लिए और गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें भाई गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट और जो बेनिफिशरीज़ हैं अलग अलग स्कीम्स के, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। या तो वहाँ तक जानकारी नहीं पहुँचती, जानकारी पहुँचती है तो उनको ये पता नहीं कि हम अप्लाई कैसे करें, और अप्लाई मान लो कर भी दे तो स्टेटस नहीं पता चलता। तो उन सब का जो गैप है यानी उन सब की जो खाई है, उस खाई को पाटने के लिए कार्यक्रम चालू किया गया था। इसमें करेंगे क्या कि जो यंग यूथ है यानी जो युवा हैं उनके अंदर प्रबंधकीय यानी मैनेजरियल और टीचिंग एबिलिटीज़ का विकास करना है, और टू क्रिएट इंटरेस्ट अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सर्विसेज के बारे में और उनकी एफिशिएंसी और स्कीम्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये यंग इंटर्न जो है वो हेल्प करेंगे। इस प्रकार का इसका उद्देश्य था। ये आर्थिक समीक्षा में से आया हुआ सवाल है। साथ साथ में अगर हम सोर्स देखते हुए चलेंगे तो मेरे ख्याल से हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम आगे की रणनीति क्या अपनाएंगे। अगला है व्हाट इज़ फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन क्या है? तो ये तो जो मैं कहूँगी कि क्लास 11वीं या 12वीं की जो भी इकोनॉमी की किताब होती है उनमें से बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, मतलब ये समझ का क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसमें खास बात आपको क्या लिखनी है, राजकोषीय समेकन तो आप कह सकते हो कि भाई जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट को यानी राजकोषीय घाटे को कम कर पाए, और उसी को समेकन कहते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि FRBM एक्ट जो है ना वो हमें पढ़ना चाहिए और उसको यहाँ मेंशन करना चाहिए। ये FRBM एक्ट क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो बताता है कि सरकार को ना कितना अपना घाटा कितना करना चाहिए। 4 में ±2% वाली गाइडलाइन दी गई थी और स्टफ लाइक दैट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ये है करंट से जोड़कर ये पूछा हुआ है। करंट से इसलिए जोड़ के पूछा हुआ है कि उस टाइम जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रही थी और बहुत बार यूएसए में भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होती है। यानी जैसे भारत में हम कहते हैं ना कि लोन लेकर के आओ, 1 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया तो आपको 2% की ब्याज अगर देना है तो महीने का 2,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ उल्टा था, वहाँ सरकार ने कहा कि आप लोन लो, चिंता मत करो, और लोन आप लेके जा रहे हो, इस बदले में हम आपको और सामने से ब्याज देंगे, आपसे लेंगे नहीं, आपको ब्याज देंगे। सो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, बिकॉज जब बहुत लिक्विडिटी हो जाती है सरकार के पास में तो एक तरीका है लोगों को और ज़्यादा उत्साहित करने का कि वो नवोन्मेष कर पाएँ, नवाचार कर पाएँ, कुछ नया और विकास का काम कर पाएँ उससे रिलेटेड। तो ये है बैंक कॉन्सेप्ट, बैंकिंग का है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में था इसलिए पूछा गया, और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं। आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको पता है कि जापान में और यूएसए में था तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया है कि इट वाज रिसेंटली यूज्ड इन जापान एंड यूरोप एंड इट इज़ वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन यूएसए। अगला है आई स्टार्ट। ये कहाँ से आया? अगेन आर्थिक समीक्षा से आया। ये उस समय की आर्थिक समीक्षा में मेंशन था, इनफैक्ट शायद इस साल की आर्थिक समीक्षा में भी मेंशन है जब आईटी वाला चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर। तो ये आर्थिक समीक्षा और राजस्थान से सवाल आया है ऐसा का ऐसा, और इस बार भी आएगा और हमेशा आता रहता है।
अगला क्वेश्चन है 50 शब्दों में उत्तर देने का। सवाल देखिए, अब 50 शब्दों का सवाल पूछा है ना। जगह कितनी दी है, 3 लाइनें यहाँ हैं और ये 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। चलो 8 लाइनें तो सफिशिएंट होती हैं। गुड गुड गुड। चलते हैं। ये है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये 2016 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, और इनफैक्ट 2018 का एग्जाम 2019 में हुआ और तब तक इस अभियान भी बंद हो गया था। लेकिन क्यों पूछा? क्योंकि आर्थिक समीक्षा में इसके बहुत सारे आंकड़े थे। तो सवाल जो हैं वो ज़्यादातर आर्थिक समीक्षा से बनते हैं। आज आप शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्यों एम्फेसाइज करते हैं कि यदि आपको पेपर 1 के यूनिट 2 में लीड लेनी है तो आपको आर्थिक समीक्षा को अपनी बेसलाइन बनाना ही चाहिए। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या फीचर्स हैं, और अब तो ये ख़त्म हो चुका है, और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ बेनिफिट्स का कॉलम डाल करके आगे लिखा नहीं। तो इसके बेनिफिट में आएगा कि ना जल स्तर जो है वो बहुत ऊंचा आ चुका है। जल स्वावलंबन को हमने बढ़ाने की कोशिश की है, जल स्तर ऊंचा हो गया। मैं सिर्फ ऐसा लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। और फिर हमने जल स्वावलंबी बना दिए हैं बहुत सारे गाँव। इसके अलावा हरियाली में भी वृद्धि हुई है, यानी ग्रीन कवरेज भी बढ़ा है, हरियाली में भी वृद्धि हुई है। और इनफैक्ट इस चीज़ के लिए नीति आयोग ने बहुत बार हमें अवार्ड भी दिया है कि हमने वाटर कंजर्वेशन में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए 6 प्रमुख कदमों के नाम लिखिए। यानी आपको 6 मेजर इनिशिएटिव्स को मेंशन करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 6 स्कीम्स के नाम लिखने हैं। तो देखिए कितने शानदार तरीके से आप लिख सकते हो। 6 लाइनें दी हुई हैं, 6 नाम लिख दीजिए। तो उस टाइम, क्योंकि आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि ना ये नाम यहाँ क्यों इंक्लूड किए गए, भामाशाह क्यों, भाई ये जून 2019 में पूछा गया सवाल है, जून 2019 में। तो उस टाइम जो स्कीम होगी उसी के नाम आएंगे। तो मुख्यमंत्री फ्री मेडिसिन स्कीम, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री फ्री मेडिकल डायग्नोस्टिक स्कीम, जननी एक्सप्रेस, कुशल मंगल योजना। ये मैंने 6 के 6 नाम लिख दिए। और मेरे ख्याल से जिन्होंने ऐसा लिखा है उनको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्पेस इतना ही था, पूरा आपने भर दिया, कदमों के सिर्फ नाम बताने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की भारतमाला परियोजना से आप क्या समझते हैं? भारतमाला परियोजना, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दिमाग मत लगाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम लगाइए। अब भारत को माला पहनानी होगी तो भारत की माला कैसी होगी? तो भाई भारत माता को या भारत देश को हम माला पहनाएंगे तो इस प्रकार की होगी। तो एक छोटा सा डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेगा ये समझाने के लिए। अब मैंने 2 रंगों के डायग्राम बनाए। देखिए नीचे वाली लाइन जो है वो ब्लू कलर की है और ऊपर वाली ब्लैक कलर में बनाई है। इसका मतलब ये है कि नीचे वाली तो कोस्ट लाइन के साथ साथ चलने वाला प्रोजेक्ट है, और ऊपर वाला जो प्रोजेक्ट है वो सड़क, यानी इट कनेक्ट्स द मेजर सिटीज़ फॉर पर्पस ऑफ गुड ट्रेड। तो अब इसके लिए करना क्या है, ये 2017-18 में बनाई गई थी, स्टार्ट की गई थी। इसका पर्पस क्या है, कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर। मतलब पहले कभी कनेक्ट नहीं हो, उतनी अच्छी कनेक्टिविटी देनी है, सीमलेस कनेक्टिविटी देनी है। फिर इसके फीचर्स क्या हैं, 34,800 किलोमीटर लंबी रोड्स बनाएंगे जिनमें करीब 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बहुत बड़ी स्कीम है ये। और इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इंटर कॉरिडोर होंगे, फीडर रूट बनेगा। आप सोच लो कि अगर भारत को चारों तरफ से माला पहनानी हो तो क्या क्या करेंगे। तो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे और चौड़ी रोड बनेंगी, और सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए फीडर रोड्स बनेंगी। ये जो हाईवे जा रहा है इससे पोर्ट्स तक जाने के लिए कनेक्टिविटी देंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने के लिए स्पेशल कनेक्टिविटी देंगे। वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब जब इतना सारा काम करेंगे तो बहुत पेड़ काटेंगे, तो जब पेड़ काटेंगे तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज भी बनाएंगे हम, यानी हरित पट्टी बनाएंगे उनकी चारों तरफ, उनकी जियो टैगिंग करेंगे। जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सब लिख दिए, वो सब रिलेवेंट है। क्योंकि 5.5 लाख करोड़ की योजना है, तो उसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे। जितने भी आपसे सोचा जाए वो सब लिख दो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इट इंक्लूड्स बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। कोई सोच सकता है बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया की बात करेंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा, ये समझ लो आप। आगे चलते हैं। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि ना, वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल वी मस्ट इंक्लूड ऑल द डायमेंशंस। अगला क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक अनुदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था क्या है? ये डीबीटी स्कीम दी हुई है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी सिलेबस का हिस्सा है। ये क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। मैं ये नहीं कहूँगी कहाँ से उठ कर के आया, कहाँ से उठ कर के आने के लिए फिर आपको सेंटर का आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। ये हमारी
क्लास 11 और 12 की इकोनॉमी की बुक में भी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स की बुक में, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो करीब करीब 100% सब्सिडी देती है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पे। और किसको देती है? उस व्यक्ति को नहीं देती जिसने वो खरीदने के जा रहा है, वो डायरेक्ट कंपनीज को दे देती है, जिसमें इसका बेसिस क्या है? एक्चुअल सेल्स बाय द रिटेलर्स। जितने रिटेलर जो है वो एक्चुअल सेल्स करेंगे उतना उनको डायरेक्ट कंपनीज को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके फीचर्स क्या हैं? ये फीचर्स मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। 2015 में हमने न्यू यूरिया पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि नीम कोटेड यूरिया आएगी। तो ये देखें यहाँ नीम कोटेड यूरिया और उसकी सब्सिडी दोनों का इंट्रोडक्शन कर दिया गया था। इनके अलावा भी DAP के लिए भी सरकार जो है वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी देती रहती है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको भी जितना कंटेंट आता है वो सब डालिए यहाँ पे, और कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि फर्टिलाइज़र में नया काम क्या हो रहा है, कौन सी नई स्कीम आई है, उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है स्वचालित मार्ग, सरकारी मार्ग जिनके द्वारा भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करता है, FDI। इसकी सिलेबस में ऐसी कैसे लिखी हुई हैं। उसके दो ही रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट या गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तो ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ाई होगा, जब FDI का मतलब समझते हैं तब सोचते हैं कि दो टाइप के रूट होते हैं, या तो सरकार से पूछ के निवेश करो या फिर डायरेक्ट निवेश करो। बहुत कम ऐसे क्षेत्र बच गए हैं जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है, अदरवाइज सब कुछ ओपन कर दिया गया है। ऑटोमेटिक रूट से FDI मंगवाया जा सकता है, जिसमें आप जानते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है लीविंग प्रोहिबिटेड एरियाज लाइक लॉटरी, गैम्बलिंग, टोबैको, सिगार और एटॉमिक एनर्जी। इनको छोड़ के बाकी सब में अप टू 100% इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। फिर गवर्नमेंट का जो रूट है वो किसके लिए है? वो माइनिंग के लिए, डिफेंस के लिए, मीडिया के लिए, सिविल एविएशन के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, फूड रिटेल के लिए, इन सब के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है। और उसमें भी कैपिंग लगा रखी है कि इतने % ज़्यादा नहीं होगा। तो मीडिया में 26% ज़्यादा नहीं होगा, बैंकिंग में 20% ज़्यादा नहीं होगा। और ये एक्चुअली देश के हितों की रक्षा करने के लिए कैपिंग लगाई जाती है। लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान था। इसको प्रेजेंट करने का तरीके में आप देख लीजिए। क्योंकि आपको पूछा गया है स्वचालित मार्ग, सरकारी मार्ग, 2 मार्ग पूछे हैं, 5 नंबर का सवाल है। प्लीज़ इनजस्टिस मत करिए, बराबर भागों में बांट लीजिए स्पेस को। 4 लाइनें इसके लिए, 4 लाइनें इसके लिए, ताकि आपको 2.5 नंबर के स्कोप रहे आपके पास। यदि आप ऊपर वाले को बढ़ा करके यहाँ तक ले आओगे तो ऊपर वाले में तो 2.5 में से हो सकता है आपको 2 नंबर मिल जाएं, पर नीचे वाले के लिए स्पेस आपने सिर्फ 1 नंबर का छोड़ा है, तो आपको ओवरऑल बहुत घाटा होगा।